दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप चाहें तो अटेम्प्ट टू मर्डर बोलें इसको या आप मर्डर बोल सकते हैं। कई बार अटेम्प्ट टू मर्डर के जो मामले होते हैं ये बाद में मामले मर्डर के बन जाते हैं, या फिर दहेज हत्या के जो मामले होते हैं शुरू में मान लीजिए किसी ने अपने आप को आग लगा ली, आग लगाने के बाद में 15-20 दिन के बाद वो डेथ हो जाती है, फिर वो 304B के मामले बन जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के मामले होते हैं। कई बार जो मर्डर के केस होते हैं, अगर आपके वकील साहब में दम है तो उस केस को 304 में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, अगर कोई भी ऐसे एविडेंस आपके पास नहीं है जिससे आपकी बेगुनाही प्रूव हो सके। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों मामले होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगभग सभी में ली जा सकती है। फिर चाहे तो किसी को उकसाया गया हो सुसाइड करने के लिए, किसी ने आत्महत्या कर ली और आपका नाम ले दिया, उसमें भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। इवन मर्डर के मामलों में भी एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपके वकील साहब को कितना एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट करते हैं और आपके पास क्या क्या उसके लिए प्रूफ है या फिर क्या क्या ग्राउंड्स हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, फिर चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे तो किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हो या फिर किसी ने सुसाइड किया हो, या फिर मामला हो दहेज हत्या का। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई मुकदमा हुआ है, ये वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें। और किसी भी तरह की अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमसे अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है हमारे की सलाह से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जान लेना चाहिए सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शन जैसे कि अगर हम बात करें सीधा मर्डर की, मर्डर पहले सेक्शन था आईपीसी का 302, जो अब बन गया 103 बीएनएस का सेक्शन। अटेम्प्ट टू मर्डर पहले क्या था, पहले सेक्शन था 307 जो कि आईपीसी का था, अब वो बीएनएस का सेक्शन बन गया 109। ऑर्गेनाइज क्राइम भी पिक्चर में आया है दोस्तों। कई सारे लोगों पे ऐसे कई बार मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिसके अंदर की 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, तो ऐसे मामलों को अब ऑर्गेनाइज क्राइम में भी डाला जाता है, तो उसका 111 सेक्शन बीएनएस का बन गया है। पहले मामले जो 304 में दर्ज होते थे आईपीसी में, अब वो 105 में बन गया है, मतलब कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जो 304 बी था पहले दहेज हत्या का सेक्शन, वो अब 80 का बीएनएस सेक्शन बन चुका है। तो आगे आगे हम सेक्शन की बात नहीं करेंगे, आगे आगे हम उसके नाम से लेकर बात करेंगे। दोस्तों आपको चाहिए एंटीसिपेटरी बेल, उससे पहले आप कुछ फैक्ट जान लीजिए। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि सर एक जगह पे लड़ाई हुई, इस ग्रुप से 4 लोग थे और वहां पर कोई 2 लोग थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, खड़े खड़े बातें बढ़ गई, गाली वाली देना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई, धक्का मुक्की में सामने वाले को चोटें आ गई, चोट ऐसी आई कि धक्का किसी को मारा वो छत से गिर गया, या फिर किसी को धक्का मारा, धक्का मारने के बाद पत्थर से उसका सर टकरा गया, या फिर पास में ही ईंट रखी थी, ईंट किसी ने किसी के सर में मार दी। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सडन प्रोवोकेशन, एकदम से किसी को गुस्सा दिलाकर लड़ाई भड़क जाना। जब ईंट मारी थी तब इंसान मर सकता था, जान से मारने का प्रयास किया गया, ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि वो इंसान बच गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। एडमिट कराने के बाद में वो इंसान हॉस्पिटल में ही रहा, 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीने भी हो सकते हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जो आपकी एफआईआर कटी वो किसमें कटी, 307 आईपीसी में, या फिर कटी होगी 109 बीएनएस में, और साथ में 34 भी लगाई गई होगी जो कॉमन इंटेंशन का एक पार्ट होता है, वो एक धारा है, सेक्शन है इसके अंदर, वो भी लगा दी जाती है। और भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं ऐड, वो डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है 307 का, 307 आईपीसी का और 109 बीएनएस का। अब उसके बाद डेथ हो गई तो जब चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, तो उसमें वो 302 मर्डर भी लगाएगी और उसी के अंदर 103 जो लगता है बीएनएस वो सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब एफआईआर कटी वो कुछ और थी, चार्जशीट कटी कुछ और हो गई, हमारा तो केस इलीगल बन गया, ऐसा नहीं होता। इसमें भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो चोट लगी उसको वो कैसे लगी, क्या वो सडन प्रोवोकेशन था, एकदम से खड़े खड़े लड़ाई भड़क गई, एकदम से गाली वाली देना शुरू कर दिया आपस लोगों में, किसी की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। प्री प्लानिंग को दोस्तों देखना पड़ता है। अगर प्री प्लानिंग थी किसी को मारने की तो ऑब्वियसली बात है वो मर्डर है। और अगर मान लीजिए कि सामने वाला बार बार चाकू से आपके ऊपर वार कर रहा है, उसका चाकू नीचे गिर गया, आपने अपने आप को बचाने के लिए उसी का चाकू उसको मार दिया और वो मर गया, तो क्या है ये, सेल्फ डिफेंस है। इसमें भी दोस्तों आपको सजा नहीं होगी। ये हो सकता है कि 304 में मुकदमा चला जाए, पर कम से कम 302 में ये मुकदमा नहीं रहेगा। आपके वकील साहब जब ये केस को लड़ते हैं ना, तो वो ये देखते, अच्छे वकील साहब की बात कर रहा हूँ जिन्हें एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम जो अपने केसेस लड़ते हैं, हम दिल्ली में केसेस जो लड़ते हैं अपने सारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और हालांकि हम लगभग सभी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में गए हैं केसेस को लड़ने के लिए, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पर दोस्तों आपको सब बातें बता रहा हूँ। जब वकील साहब आपके केस लड़ेंगे तो वो ये देख लेते हैं कि क्या मेरे पास कोई भी एविडेंस या कोई भी ऐसा ग्राउंड बन रहा है जिसमें कि मैं अपने क्लाइंट को सीधा सीधा बाहर निकाल के ले जाऊं, कि नहीं मैंने तो कोई
कोई ऐसा मर्डर किया ही नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं, या फिर मेरा कोई रोल ही नहीं है। अब मान लीजिए सारे सबूत आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे गवाह हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, मतलब आप बचोगे ही नहीं। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, मतलब कि केस शुरू होगा और सजा बुल जाएगी। तो ऐसे केस को कैसे लड़ेंगे? ऐसे केस को आप लड़ोगे जो कि प्रोविजो दिए गए हैं। प्रोविजो क्या है इसके अंदर दोस्तों? अपवाद होते हैं मर्डर के भी कुछ, कि कब वो अपवाद मतलब मर्डर नहीं माना जाएगा, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने उसमें लिखा हुआ है कब कब ये अपवाद हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 5 अपवाद होते हैं कब कब उसको मर्डर नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो केस मर्डर के अनुसार नहीं चलता है, तो इस केस को इस तरह से लड़ा जाएगा। अगर बहुत सारे एविडेंस आपके खिलाफ है तो इस तरह केस लड़ा जाएगा, और अगर एविडेंस में कुछ कमियां हो सकती हैं तो सीधा निर्दोष प्रूव करने के लिए ही आपके वकील साहब आपका केस लड़ते हैं। अब मामला आता है 304B के मामलों में, दहेज हत्या, जिसको अब 80 बोलते हैं, बीएनएस का सेक्शन 80 है वो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए लड़की ने सुसाइड कर ली, अननेचुरल डेथ का मामला होता है। ये क्या होता है? अननेचुरल डेथ। लड़की ने फांसी लगा ली, लड़की ने आग लगा ली, लड़की छत से कूद गई, किसी भी तरह से लड़की ने, या फिर मान लो अपने आप गोली मार ली, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो लड़की ने 7 साल के पीरियड में शादी के अगर ऐसा किया तो सीधा शक किस पर जाता है? ससुराल वालों पर, कि उन्होंने उसे इतना परेशान कर दिया कि एक इंसान ने सुसाइड कर ली। अब इसमें भी दोस्तों कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि अगर ये है तो ही माना जाएगा कि वो दहेज हत्या है। क्या इसमें दहेज मांगा गया? क्या लड़की के साथ कोई भी क्रुएलिटी हुई? लड़की ने कभी कोई कंप्लेंट दी? या फिर ये भी देखा जाता है कि अगर दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने अपने आप को गोली मार ली। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे ना एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं केस टू केस। दोस्तों होता क्या है मामला, देखो अपने देश का कानून क्या बोलता है, बड़ा क्लियर सा कानून है कि बोलते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इंसान निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो उसके बावजूद भी वो इंसान 2-3 साल तक जेल काटता है, उसके बाद जाके उसकी बेल होती है। दोस्तों यहाँ पर ना बड़ा क्लियर सा एक चीज काम करती है जिसको बोलते हैं इंसानियत, या हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि सामने वाले की डेथ हो गई तो जज साहब भी ये देखते हैं कि यार किसी के घर का कोई सदस्य मरा है, मामला बहुत सीरियस है। क्योंकि मर्डर केस के अंदर क्या होता है, सजा सिर्फ 2 ही है। क्या सजा है? या तो उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, तीसरी तो कोई सजा इसके अंदर है नहीं। 307 में कौन कौन सजा है डिटेल में वीडियो बनाया है। 304B दहेज हत्या, या फिर हम कहें बीएनएस का सेक्शन 80, डिटेल पर वीडियो अवेलेबल है। 304 जो मामला आईपीसी का था अब 105 बीएनएस का बन गया, डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। हमारी उन वीडियोस को देखोगे बहुत जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों होता क्या है कि जब शुरू में कोई अरेस्ट हुआ तो सबसे पहले तो लोग आपको एडवाइस करते हैं, खामा के लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है, कि आप चार्जशीट का वेट करो। अरे भाई चार्जशीट का वेट क्यों करें जब आपका कोई नाम ही नहीं है केस में? मतलब कि आप बोल रहे हो सर मैं तो पूरी तरह से बेगुनाह हूं, मैं तो वहां था ही नहीं, या मैंने तो इस इंसान को हाथ तक नहीं लगाया, सर मैं तो सिर्फ बचा रहा था, या फिर सर गलती से चोट लगी है उसको, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत सारे मामले हैं। इन चीजों में अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, जिस दिन आपको अरेस्ट कर लिया उसके अगले दिन आप बेल लगा दो अपने एविडेंसेस के साथ, आपकी बेल हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हो वो भी ले लो, पर आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। हालांकि देश का कानून ये बोलता है कि अगर आपके ऊपर ये मामले कोई भी दर्ज हुए हैं, सेक्शन में रिपीट कर रहा हूं समझना ध्यान से, अगर 302 आईपीसी का मामला है जो अब बीएनएस का सेक्शन 103 बन गया, या फिर 307 का मामला है अटेम्प्ट टू मर्डर का जो अब सेक्शन 109 बीएनएस बन गया, या फिर 304 का मामला है आईपीसी का जो अब 105 बन गया। 304 में दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कुछ बातें। 304 में क्या होता है, 304A लगा तो थाने से बेल मिल जाएगी, 304B लगा तो दहेज हत्या का मामला होता है जो कि अब बीएनएस का सेक्शन 80 बन गया। 304 के ही पार्ट 1 और 2 है, तो इनके अंदर 304 जब सिर्फ अकेली लगती है तो उसके अंदर तो जेल भेज देते हैं उठाकर ये लोग, क्योंकि सजा है उसके अंदर। अब ये सभी जितने भी धाराएं हैं, जितने भी सेक्शंस ये बने हुए हैं, सभी का एक सिंपल सा नियम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर। मतलब कि आपने अपराध किया, इसको कौन प्रूव करेगा? स्टेट प्रूव करेगा, पुलिस प्रूव करेगी, स्टेट का जो पीपी साहब कोर्ट में खड़े हैं वो प्रूव करेंगे। आप प्रूव नहीं करोगे कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, या मेरी गलती से मेरी वाइफ ने सुसाइड नहीं की। पर देश का कानून एक बात और बोलता है, आप बेल लगाने के लिए जाओगे मतलब कि जो कोर्ट में जाएगा वही उस चीज को प्रूव भी करेगा। जैसे कि स्टेट केस लेकर आपका कोर्ट में किया कि इस आदमी ने मर्डर किया, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो वो प्रूव करेगा जब ट्रायल चलेगा। पर बेल लेने आप जा रहे हो तो आप प्रूव करोगे कि मैंने ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया। इसी चीज में आपके वकील साहब चूक जाते हैं ये चीज प्रूव करने के लिए। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका कोई भी केस, किसी भी तरह का केस है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, केस को डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी
किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल जाएं। एंटीसिपेटरी बेल तो आप ले ही सकते हैं दोस्तों, रेगुलर बेल भी आप ले सकते हैं जैसे ही चार्जशीट लगी। अब होता क्या है ना, कई बार दोस्तों होता क्या है कि लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, गरीब लोग हैं, तो आप जेल में हैं तो जेल के अंदर ही आपको लीगल एड मिल जाएगी, अंदर सरकारी वकील करें और अपनी बेल को लगवाएं। ये ना सोचें कि बेल लगाऊंगा डिसमिस हो गई तो आगे क्या करूंगा, बेल को लगवाओ, बेल लगवानी पड़ेगी। और अगर फाइनेंशियली आप खर्चा कर सकते हैं तो प्राइवेट काउंसिल्स को करो, एक्सपीरियंस वकील को करो, जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो इस तरह के केसेस को लड़ने का, उन्हें आप हायर करें, अपने केस को लड़वाएं और बेल लगवाएं। बेल लगवाने में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बेल जब मर्जी जितनी मर्जी बार आप लगा सकते हैं, जिस मर्जी स्टेज पे लगा सकते हैं। सिर्फ आपके पास कोई सबूत होना चाहिए या फिर सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ ग्राउंड में बदलाव होना चाहिए। बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, 302 केस में बहुत बार देखता हूं मैं, 304B का जो मामला होता है दहेज हत्या, उसमें भी बहुत बार देखते हैं, या फिर मर्डर केस में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब 111 जो एक सेक्शन आ गया BNS का, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐड हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है, बार बार जो अपराध हुए हैं, तो 111 सेक्शन लग जाता है उसके अंदर। मैंने कई बार देखा है कि लोगों का चार्ज भी फ्रेम नहीं होता, एक साल बीत जाता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल बीत गए, अभी तक चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए। अगर ऐसा है तो दोस्तों क्यों आप अपनी बेल नहीं लगा सकते हो? अगर दोस्तों ऐसा है तो आप क्यों अपनी बेल नहीं लगाते हो? बेल लगाइए, इसी ग्राउंड पे लगाइए कि 1.5 साल हो गया, अब तक मेरे चार्ज तक फ्रेम नहीं हुए, मेरा ट्रायल कब जाए खत्म होगा, कब तक मैं जेल में रहूंगा। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों आपके पास, आप इसको हल्का ग्राउंड ना समझे। साथ में ही अपने वकील साहब को बोलिए कि सर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की कोई रूलिंग्स आई हो, कोई जजमेंट्स हो जो मेरे केस के जैसा ही कोई केस हो, उस केस को पढ़िए और उसके हवाले से देखिए कि किस तरह से सामने वाले की बेल हुई या किस तरह से वो बरी हुआ था। क्योंकि किसी इंसान को सजा जब सुनाई जाती है, 302 में खास करके ऐसा होता है, कई बार मामले 304B दहेज हत्या उसमें मैंने देखा है, ऐसा होता है कि जब सजा सुनाई जाती है तो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कि चाहे तो शक कितना ही गहरा क्यों ना हो, सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं सुनाई जाएगी। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, अपने वकील साहब से कोऑपरेट करके, अपने वकील साहब से मिलकर, बार बार उनसे बात कर सारे ग्राउंड, सारे डिफेंस आप उनको दीजिए, सब कुछ आप उनको बताइए, वो आपको आपके केस से बाहर जरूर निकाल लेंगे। गलतियां ना करें। सेशन कोर्ट में बेल लगाओ, सेशन कोर्ट से बेल नहीं होती, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल नहीं हुई दोबारा से रिपीट करो, बेल हो जाएगी। दोस्तों पूरी जिंदगी जेल में रहने से अच्छा है कि आप बेल लगाइए, बाहर आइए, ये आपका अधिकार है। कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।